हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि बिना एक भी बकवास होगी आपकी पूरी क्लास। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है। तो सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए वालसा। शोर नापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। डेसिबल जो होती है वो शोर नापने की इकाई है। फिर देखिए लिखा है विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरो। फिर उसके बाद है सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। फिर देखिए पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की स्थिति है। पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की स्थिति है 32 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये ऊंचाई का जो क्वेश्चन है ना उसको याद रखिएगा, ठीक है। और ओजोन परत कौन सी मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानांतरित कृषि और भूमि के उपयोग को उसका बदलता हुआ स्वरूप, यानी कि ये सारा, यानी कि ऑल। ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है? तो जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है बताइए। देखिए जनसंख्या विस्फोट मतलब होता है मनुष्यों की संख्या में, उनकी जो जनसंख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। कांटों और जलाओ का संबंध किससे है? बताइए कांटों और जलाओ का संबंध किससे है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि। आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बताइए आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है जैविक कृषि को, जैव उर्वरक के उपयोग को, जैव कीटनाशकों के उपयोग को, यानी ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण का अंतिम स्तर क्या है? बताइए पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण का अंतिम स्तर क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए विस्तृत प्रभाव निर्धारण। फिर देखिए भारत में पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण की जिम्मेदारी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ, बताइए चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिए, सॉरी यहाँ लिखा है कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में सबसे पहली बार हुआ था। भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? तो दिल्ली में। लिखा है भारत का मानक समय निर्धारित होता है। भारत का मानक समय निर्धारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहली बात तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा वह राज्य नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो उड़ीसा नहीं है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और कौन सा है बताइए? छत्तीसगढ़ है लेकिन उड़ीसा नहीं है, झारखंड भी है। फिर देखिए देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा देश का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह उस टाइम के हिसाब से लक्षद्वीप था। वर्तमान के हिसाब से डेटा चेंज हो गया होगा, तो आप देख लीजिएगा। देखिए लिखा है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? तो ये मिलकर बना हुआ है अत्यंत प्राचीन चट्टानों से। फिर देखिए नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है डेल्टा या एस्चुरी। उत्तर भारत की नदियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो याद रखिए कौन सी नहीं है? विसर्प नहीं मिलते हैं। विसर्प नहीं मिलते हैं, ये उत्तर भारत की नदियों की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें विसर्प मिलते हैं उत्तर भारत की नदियों में। विसर्प यानी नदियाँ बेसिकली इस तरीके से होती हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत की नदियों में भी इस तरीके की संरचना होती है। लिखा है भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या समय है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है जून से लेकर सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आती है? इस साइड से आती है। देखिए लिखा है
किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा बहुत कम होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए, जनवरी फरवरी में। वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर उसके बाद देखिए, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है बताइए? तो सुंदरी वृक्ष जो है वो मैंग्रोव वन में पाया जाता है, यानी कि सुंदरवन का डेल्टा जो आप लोगों को सुने हैं, वहाँ क्यों सुंदरवन का डेल्टा उसका नाम रखा गया है? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जो कि कहाँ है? बीओबी में है, मतलब बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, बताइए इनमें से राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात गिर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि लगभग जो है वो स्थिर गति से बढ़ी है? तो याद रखिएगा 1921 से लेकर 1951। देखिए लिखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। किस राज्य में साक्षरता का परसेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो साक्षरता का परसेंट केरल में सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दिल्ली है। फिर मानचित्र में कौन सा तत्व आनुपातिक दूरी दर्शाने से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मापक। फिर देखिए, मानचित्र का प्रकार नहीं है, तो याद रखिए मानचित्र का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, भारत का रेखा चित्र। कौन सा मापक प्रदर्शक भिन्न है? बताइए कौन सा मापक प्रदर्शक जो है वो भिन्न है? तो ये हो जाएगा 1 अनुपात कितना है? 1 लाख। यह भारत का मापक प्रदर्शक भिन्न है। रूढ़ चिन्हों को मान्यता प्रदान करता है क्या? रूढ़ चिन्हों को क्या मान्यता प्रदान करता है? तो याद रखिए सर्वेक्षण विभाग। गंगा के मैदान की सबसे पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है बताइए? तो ये कहलाती है बांगर। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सी है? बताइए पूर्वी तट पर कौन सी बंदरगाह स्थित है? पाराद्वीप, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में। फिर देखिए, लक्षद्वीप में स्थित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। फिर हिमालय के कारण भारत की जलवायु है, तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण है। फिर है भारत में नहरों की सिंचाई होती है, मतलब नहरों से सिंचाई होती है कितने %? तो याद रखिए भारत में 32% जो सिंचाई है वो नहरों की सहायता से होती है। तमिलनाडु तट पर अधिक वर्षा होती है किसके माध्यम से? उत्तर पूर्वी मानसून से। जैसे मान लीजिए कि ये भारत का ये दक्षिणी मैप है, उत्तर पूर्वी कैसे होगा? ये होगा उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी मानसून जो आएगा उससे क्या होगा? तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा होगा। फिर देखिए लिखा है दक्षिण में मानसून। दक्षिण में मानसून आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून में। शिलोंग में सर्वाधिक वर्षा होती है जून में। तापमान बढ़ने पर वायुदाब, तापमान बढ़ने पर जो वायुदाब है वो घटता है। सबसे अधिक वर्षा वाले 2 महीने, सबसे अधिक वर्षा वाले 2 महीने जो है वो है जुलाई और अगस्त। कत्था कैसे बनता है बताइए? कत्था कैसे बनता है? कत्था बनता है खैर से। फिर भारत में पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं 46,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी, बताइए नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र की जो स्थापना है वो हुई थी 1988। फिर शंकुधारी वन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1600 से लेकर 3300 मीटर। फिर देखिए, भारत में सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दामोदर नदी। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा मुचकुंड। देखिए लिखा है लघु ज्वर आता है, बताइए लघु ज्वर कैसे आता है? अष्टमी को। फिर नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, कहाँ पे की जाती है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ पर की जाती है? पंजाब में की जाती है। फिर देखिए लिखा है चावल उत्पादन में भारत को
कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चावल उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। सोयाबीन उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? तो ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, मध्य प्रदेश। कहवा का वृक्ष है, कहवा का वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है? तो उष्णकटिबंधीय वृक्ष होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना है? तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देखिए लिखा है गन्ना उत्पादन के लिए वर्षा होती है, गन्ना उत्पादन के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है बताइए? बिल्कुल करेक्ट, 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। लिखा है 2011 के अनुसार अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। भारत में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.764। विश्व जनसंख्या में भारत का जो परसेंट है वो कितना है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.5%। देखिए लिखा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये तो हो जाएगा पहला। फिर एक कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए कौन सा है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए लिखा है वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोभमंडल। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा हल्ला सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही आवाज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ आसपास कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। मैंने बहुत बार मना भी किया लेकिन बच्चे कहाँ किसी के सुनते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर ताप 1 अंश कम होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 165 मीटर। फिर वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया कहलाती है, वायु के ऊपर उठकर गर्म होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? संवहन क्रिया। जैसे मान लीजिए ये वायु है, ये क्या हो रही है? गर्म हो रही है और ये ऊपर की ओर उठ रही है, तो ये क्या है? संवहन। फिर देखिए लिखा है वायु दाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो वायु दाब को मापने वाली जो इकाई है वो मिली बार कहलाती है। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन क्या कहलाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लू। यह स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थल समीर। ओला होता है, ओला क्या होता है? ओला ठोस होता है। फिर है पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71%। लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख रीजन क्या है? तो लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख रीजन है पवन। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो भारत में जो काली मिट्टी के क्षेत्र है वो मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित है। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी पर। कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक इसका मामला है, ठीक है। इन दोनों के बीच इसमें विवाद चल रहा है कावेरी जल के बंटवारे को लेकर। फिर है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन? तो याद रखिए नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? गेहूं। गेहूं नगदी फसल नहीं है। गन्ना, कपास, जूट ये सारे क्या है? नगदी फसल है। निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार ग्रह है? बताइए कौन सा ग्रह जो है वो सर्वाधिक चमकदार है? तो शुक्र सर्वाधिक चमकदार ग्रह है। कौन सा हिमवारित ग्रह है? हिमवारित ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है हिमवारित ग्रह है, यानी कि इसमें क्या है? ग्लेशियर पाया जाता है। देखिए 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, ये हो जाएगा बुध। फिर देखिए हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो हो जाएगा बुध। क्यों बुध? क्योंकि बुध जो है वो सबसे पास का ग्रह है। फिर भूगोल का पिता किस भूगोलविद को कहा जाता है? भूगोल का पिता किस भूगोलविद को कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज। सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पूर्णिमा होता है,
उल्टा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। एक बार आता है। 24 घंटे में कितनी बार आता है? एक बार आता है। फिर देखिए लिखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर स्वामित्व होता है। यहाँ से हमारा जो है वो अर्थशास्त्र का एमसीक्यू शुरू हो रहा है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? तो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए किस मुगल शासक ने नहरें प्रमुखता से बनवाई थी? तो वह था मोहम्मद तुगलक। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आत्मनिर्भर। क्या थी? आत्मनिर्भर। 2011 में भारत का जो साक्षरता परसेंट है वो कितना है? तो 74.4%। भारत भूमि सुधार कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत भूमि सुधार स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ किया गया था। आय स्तर की तुलना का आधार निर्धारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सापेक्ष गरीबी। फिर देखिए लिखा है भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर सी बिहार। फिर रोजगार गारंटी कानून जो 2005 में आया, में कम से कम कितने दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? तो बताइए कितने दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। फिर देखिए लिखा है लघु औद्योगिक इकाइयों की अधिकतम विनियोग सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा 5 करोड़ रुपए। फिर विश्व में कुल जूट उत्पादन में भारत में कितना पैदा होता है बताइए? तो भारत में 50% पैदा होता है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। फिर देखिए लिखा है इनमें से किसका संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। खरीफ की फसल कौन सी है बताइए? खरीफ की फसल कौन सी है? धान जो है खरीफ की फसल है। गेहूं, चना और जौ किसकी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा किससे है? राशन की दुकानों से। उसके बाद देखिए लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध जो है निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, यानी बेसिकली बोला जाए तो बीपीएल से भी नीचे के जो लोग हैं उनके लिए है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कितना खाद्यान्न दिया जाता है? तो 25 किलोग्राम। फिर देखिए भूमि की विशेषता नहीं है, बताइए भूमि की विशेषता नहीं है सक्रिय साधन, उत्पादन के लाभ हानि को सहन करता है साहसी। देखिए श्रम की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो याद रखिए श्रम जो है श्रम का संग्रह मूल्य होता है, ये चीज सही नहीं है। लिखा है श्रम का मालिक श्रमिक होता है, ये सही है। श्रम बेचा जाता है, श्रम नाशवान भी होता है, लेकिन श्रम का एक संग्रह मूल्य होता है, ये सही नहीं है। उत्पादन का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो उत्पादन का साधन जो है वो बैंक नहीं है। श्रमिक अपने श्रम को बेचता है लेकिन स्वयं मालिक होता है, ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, बताइए ये चीज किसने कहा था? तो ये चीज कहा था मार्शल ने। फिर है नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि में है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वो किस राज्य में बताइए? महाराष्ट्र में। फिर है भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने % कृषि कार्य में संलग्न है? तो 60%। 2011 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना % है? तो ये हो जाएगा 14.2%। औद्योगिक विकास से क्या होता है हासिल? तो कृषि पर निर्भरता कम होने लगती है, जीवन स्तर में भी सुधार आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है भारतीय विचारकों में अर्थशास्त्र की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम की थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौटिल्य। आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। एकात्म मानवतावाद का प्रणेता माना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय।
20वीं सदी के महान समाजवादी विचारक कौन थे? बताइए, 20वीं सदी के महान समाजवादी विचारक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन थे बताइए? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। फिर देखिए लिखा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है? बताइए। तो ये कहलाती है उपभोग। उपयोगिता की माप किससे संभव है? उपयोगिता की माप जो है वो क्रमवाचक से संभव है। देखिए लिखा हुआ है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। देखिए लिखा है उपभोक्ता की बचत की माप कैसे की जा सकती है? तो उपभोक्ता की बचत की माप के लिए सूत्र है उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता इंटू कुल मूल्य। देखिए पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक है, बताइए पूंजी निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? बचत आवश्यक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्थिक विकास की नहीं है? तो इसमें से कौन सी आर्थिक विकास की नहीं है? अल्पकालीन प्रक्रिया। देखिए फिर लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास के अनार्थिक तत्व कौन से हैं? तो बताइए कौन से हैं? तो याद रखिए जो सामाजिक तत्व है ना वो अनार्थिक तत्व है। फिर लिखा है आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे होता है? तो आर्थिक वृद्धि का संबंध होता है विकसित देशों से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आर्थिक विकास के सूचक कौन कौन से हैं? देखिए आर्थिक विकास का जो सूचक है वो कौन है इनमें से? जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक या फिर लिंग विकास सूचक, मूलभूत आवश्यकता सूचक, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया आर्थिक नियोजन। भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सन 1950। फिर है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। बॉम्बे योजना बनाई गई। बॉम्बे योजना कब बनाई गई थी बताइए? सन 1944 में बॉम्बे योजना बनाई गई थी। उदारीकरण का क्या उद्देश्य है? उदारीकरण का उद्देश्य होता है उद्योग एवं व्यापारों पर प्रतिबंधों में कमी, उद्योग एवं व्यापारों को अधिक प्रगतिशील या प्रतिस्पर्धी बनाना, उद्योग विस्तार की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं कोयला। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो देश की जीवन रेखा रेल परिवहन को कहा जाता है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और कौन से सन में चली थी? तो याद रखिए सन 1853 में मुंबई से ठाणे चली थी। देखिए नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिए नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन से। एयर इंडिया का मुख्यालय, तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। IRDP का पूरा नाम क्या है बताइए? तो ये है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था बताइए? सोच समझ के बताइए। बिल्कुल सही, सन 1989 में।